तो हेलो दोस्तों, फिर से आज का वीवीआई सेक्शन में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज और 2-3 दिन का क्लास और 2-3 दिन के बाद मेरा ये वीवीआई सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चले आज नया टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है अपने लोग का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप सभी को, उससे ज़्यादा 5 नंबर में आप सभी का एग्जाम में उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। लेकिन ये नहीं बोलूँगा मैं जो यही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, ये जरूर बोलूँगा जितना अपन पढ़ाए हैं, जितना आपने लोग पढ़े हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं पूछेगा। तो आज का टॉपिक है अपने लोग का, आज पढ़ेंगे अपने लोग गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ। जोसेफ गॉस 1811 ईस्वी में जोसेफ गॉस नामक वैज्ञानिक ने इस गॉस लॉ को प्रूव किया था। गॉस लॉ को प्रूव किया था। तो सर, गॉस लॉ को क्या प्रूव किया था? गॉस लॉ को प्रूव किया था इस तरीके से, फ्लक्स बराबर क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अपने लोग को यही पैदा करना है। अगर 5 नंबर में पूछे तो अपने लोग को यही फ्लक्स बराबर क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। जोसेफ गॉस साहब ने 1811 ईस्वी में इसी को पैदा किया था। सही तो समझ, लेकिन ये है क्या? क्यू इन क्या है? हम तो केवल क्यू पढ़ते हैं, क्यू मैंने चार्ज, लेकिन ये क्यू इन मैंने क्या हो गया? देखिए क्यू इन मैंने क्या हो गया। अपन एक क्लोज सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोज सरफेस लेते हैं। इस क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज रखते हैं। Q1 चार्ज, Q2 कुछ और रख लीजिए, Q4, Q3, Q5 कुछ रख लीजिए, अपना मन है कुछ और रख लीजिए। द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर में जितना चार्ज उपस्थित रहे उसी को अपन क्यू इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू इन बोलते हैं। और ये क्यू इन के स्थान पे हम ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 लिख सकते हैं। हाँ सर, आप अब ये तो बोले टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड, अपन क्यू इन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्यू इन बोल सकते हैं। बहुत सारा किताब में आपको ऐसे भी सिग्मा क्यू देखने को भी मिलेगा। सिग्मा क्यू और क्यू इन को अपन इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं। सभी किताब में आपको अलग अलग ये क्यू देखने को मिलेगा। कैसे और किताब सब में आपको क्यू इन ऐसे भी देखने को मिलेगा। कुछ हो क्यू इन ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सिग्मा क्यू लिखिए, सभी क्या है? बराबर है। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। आप चलिए, ये थोड़ा बेसिक बात था। आप देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। 5 नंबर में, जो 5 नंबर में अपने लोग को कैसे लिखना है। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी काल। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन कभी काल पूछ देता है। लिखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface is equal to, जो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा किसका? बराबर रहेगा, इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज तो कहाँ का नेट चार्ज? इनसाइड द सरफेस, इक्वल टू नेट चार्ज inside the surface is divided by epsilon naught, permittivity of free space। ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम पढ़ाए हैं और इसका ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एग्जाम में पूछ देता है 8.85 × 10⁻⁻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 
12। इसका वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 8.85 इंटू पावर माइनस 12 नहीं होगा, -11 होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड गॉस लॉ। इसी को अपन गॉस लॉ बोलते हैं। जो वैज्ञानिक ने ये गॉस लॉ को पैदा किया था उसका नाम था जोसेफ गॉस, और अपने नाम पे ही गॉस लॉ, अपने नाम पे ही क्या कर दिया, एक सिद्धांत को, एक लॉ को रख दिया। तो नाम से डरने की बात, नाम से नहीं डरना है, आसान है। अपने नाम जो पैदा किया अपने नाम पे रख लिया, नियम हो गया। अब देखिए, the net electric flux through the closed surface is equal to net charge inside the surface is divided by epsilon naught, is divided by epsilon naught। देखिए अब फ्लक्स बराबर Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। नेट चार्ज माने टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जितना रहेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेट चार्ज। देखिए ये एक मेरा क्लोज सरफेस है, क्या है, एक क्लोज सरफेस है। कुछ और रख लीजिए, Q2, Q3, Q4, Q1, Q5, कुछ और रख लेते हैं। यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे अपन को गॉस लॉ के द्वारा, गॉस लॉ के द्वारा इस क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करें। तो अपन क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, क्योंकि फ्लक्स बराबर अपन को क्या पता है सर, ये पता है जो Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस सर Q इन का वैल्यू बताए थे, टोटल चार्ज इनसाइड द, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो टोटल चार्ज यहाँ पे दिया गया है Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, हाँ बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यही तो हो गया, हाँ यही तो है। इसको लिखिए, अभी हम 2 मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद फिर अपन दूसरे जिसका इसको पैदा करना उसको अपन पैदा करेंगे। अभी तो इसको वीडियो पॉज करके लिख ले। तो अपन अब पैदा करते हैं Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट को। प्रूव दैट गॉस लॉ, प्रूव दैट गॉस लॉ, गॉस का नियम को सत्यापित करे, प्रूव करे। क्या करे, प्रूव करे। लाल बाबू देखिए, अपने लोग अब गॉस लॉ को पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ को पैदा कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सर आप तो सपोज ही लिखिएगा, तो जो मानना है छोड़िए, आप सपोज नहीं लिखते हैं, लेट लिखते हैं। माना लेट ए पॉइंट चार्ज, लेट ए पॉइंट चार्ज Q, let a point charge Q placed at point O, placed at point O inside the closed surface, inside the closed surface। लाल बाबू हम क्या माने हैं, सपोज नहीं किए आज हर बार की तरह इस बार नहीं हुआ। क्या हुआ, लेट ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट पॉइंट O इनसाइड द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस बनाए हम, क्या किए, एक क्लोज सरफेस बनाए। इस क्लोज सरफेस के अंदर में, इस क्लोज सरफेस के अंदर में O पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे क्या रखे हैं, एक Q चार्ज को रखे हैं। क्या रखे हैं, एक Q चार्ज को रखे हैं। इस O पॉइंट से R दूरी पर, इस O पॉइंट से R दूरी पर P पॉइंट पे एक हम कंसीडर करते हैं एक सर्किल को, और इस सर्किल का नाम दिया जाता है DS, स्मॉल एरिया। क्या दिया जाता है, स्मॉल एरिया। तो अब इसको मिलाइए,
क्या बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल का अपने लोग इतना वैल्यू नहीं करते, इस एंगल का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही एंगल बन रहा है यहाँ पे, अल्फा का एंगल बन रहा है, कुछ का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है सर, क्या माने हैं, O पॉइंट से R दूरी पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, और ये स्मॉल एरिया कंसीडर करने के बाद ये दोनों जब कंसीडर किए तो दोनों लाइन को मिला क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इस P पॉइंट से कुछ दूर चलते हैं, क्या चलते हैं, कुछ दूर चलते ही, गाना नहीं गा रहे यहाँ पे, क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किसके चलते, इससे क्लोज सर्किट में ऐसा कौन सा चीज रखे हुए हैं जो इसके चलते मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। सर ये आप तो सबको पता है, यहाँ पे चार्ज रखे हुए हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। हाँ, चार्ज के चलते क्या हो गया, हम लिखेंगे, जितना बात अपन इसमें कर रहे हैं सब लिखेंगे। और ds वेक्टर, तो इस दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है सर, कुछ और मान लीजिए एंगल, ठीक है एंगल मान लीजिए, अपना ही तो मन है, कुछ एंगल मान लीजिए। अब देखिए आप लोग, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, हम क्या किए, कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds। क्या किया अपन, एक स्मॉल एरिया कंसीडर किए थ्रू एट पॉइंट P। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे क्या किया अपन, एक स्मॉल एरिया क्या किए, कंसीडर किए, एक स्मॉल एरिया लिए, और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे क्या किए हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए, किसके चलते, तो ड्यू टू चार्ज Q, ये Q चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मेरा जनरेट हो गया इस Q चार्ज के चलते। बात समझ में आ रहा है सब बात। देखिए पैदा करते बोर्डे पे समझ चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी पूरा कर देते हैं। यहाँ पे कोई ऑपरेशन करेंगे, थोड़ा आगे चल के ऑपरेशन करेंगे, अभी नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप सभी को पता होगा सर, क्या होता है, नहीं पता है, 1/4πε0 इंटू Q/r², क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस लिए हैं O से P तक का दूरी का R लिए हैं, इसको मान लीजिए आप 1 नंबर, क्या मान लीजिए इसको आप 1 नंबर। अब इस एरिया ds के पास अगर हम एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इस एरिया ds के पास, इस एरिया वेक्टर के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करते हैं अपन एक बार ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमको तो इसको इरेज करना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला अपन इरेज करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds एरिया के पास क्या निकालना है अपने लोग को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए, क्या होगा, नहीं पता है सर, हमको क्यों नहीं पता होगा, E वेक्टर इंटू ds, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और ds वेक्टर, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, EDS, और क्या हो जाएगा, एंगल हो रहा है एंगल क्या, cos थीटा एंगल बन गया। समझ में आ रहा है बात, हाँ सर, अब इससे अच्छा क्या समझेंगे। अब नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिए हम, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा नहीं निकलेगा बताओ, निकलेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे, हाँ सर निकलेगा, तो हमको इसको अब इरेज करना पड़ेगा। तो हम इस फिगर को ध्यान में रखते हैं, आप लोग नोट कर ले इस फिगर को, थोड़ी फिगर को रहने दीजिए यहीं पे, इसको ही इरेज करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, थ्रू एरिया ds,
ds एरिया के पास अब क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यही होगा जी, नेट फ्लक्स बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, और फ्लक्स बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए इस डी एस वेक्टर के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ले, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पता है हमको कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या यहाँ पे पता है, तो बताओ इस क्लोज सरफेस का तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता चलेगा नहीं चलेगा, यह निकालना है जी हमको। क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है हमको, और यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है हमको। इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल जाएगा पता हमको, हाँ सर आसानी से हमको पता चल जाएगा। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। नेट, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ds, या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस लिख देते हैं। क्या क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं हम, थ्रू द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस का, इस टोटल क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो आप सर नेट इलेक्ट्रिक। आप इसका अगर हम इस एरिया, यहाँ का एरिया का, अगर यहाँ का जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ चुका है, अगर इसका ऑपरेशन कर देते हैं हम, तो क्या मेरा टोटल सरफेस का, टोटल क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा, पक्का आएगा, हाँ सर आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप ऑपरेशन कर दीजिए। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो या तो क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका आप, डी फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, आया कि नहीं आया बताओ, आ गया, हाँ सर आ गया। अब देखिए अपन इस पूरा इरेज करते हैं तब पैदा करते हैं। अब देखिए भैया लाल बाबू यहाँ पे देखते रहिए क्या होता है। तो एक बात बताइए, अगर डी क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू होगा। डी सी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, सी होगा। डी भी का, यानी कि डी मतलब क्या होगा, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल मानते हैं अपन, डी लगा देते हैं, स्मॉल मानते हैं। अगर डी फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, फ्लक्स होगा, पता है आप सभी को। यहाँ फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन से क्या हो गया, डी हट गया। ई का मान आप देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लिखे थे, ई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे अपन अभी, हाँ सर बनाए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, यही सर लिखे थे आप, हाँ यही लिखे थे, डी एस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है बात, हाँ सर समझ में आ रहा है। फ्लक्स बराबर कुछ कॉमन आ रहा है इसमें सर, कॉमन तो आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्यू बट्टे 4 पाई, कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको हम बाहर निकालते हैं, सॉरी कॉमन नहीं आ रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन का अपन क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन हमसे कहा गया, सॉरी क्या बच रहा है यहाँ पे, डी एस कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का डेफिनेशन पढ़े हैं आप लोग, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या कहता है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल का डेफिनेशन कहता है डी एस कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। ये फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का हम बताएंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल के डेफिनेशन से
सॉलिड एंगल के डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है जो डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, क्या होता है, डी ओमेगा होता है। समझ में आ रहा है? ये सॉलिड एंगल के डेफिनेशन लगाते हैं अपन यहाँ पे भी अब, और सॉलिड एंगल के डेफिनेशन लगाने के पश्चात हमको सर ये होता है, ये हम मेरे पास ये अर्न होता है, मेरे पास ये आता है डी ओमेगा आता है, क्या आता है, डी ओमेगा आता है। तो इस सॉलिड एंगल डेफिनेशन होता है, आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 12th में नहीं जी अपने लोग अभी, तो डायरेक्ट ये लिखेंगे डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा होता है। इतना आप बिहार बोर्ड को दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे जो लिखे हैं ई का वैल्यू लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिए हैं, 1 नंबर इक्वेशन से इस ई का वैल्यू अपन अभी लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कुछ दिक्कत है इसमें? आसानी समझ में आ रहा है लाल बाबू? इससे और आसान करते हैं हम? नहीं सर, देखिए तो पहला तो हो गया नॉर्मल डिलीवरी कर दिए, आधा सर नॉर्मल डिलीवरी केवल करते हैं सर आप। अब देखिए फ्लक्स बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये अगर अब ये बताएं डी और फ्लक्स का इंटीग्रेशन किए तो फ्लक्स आया, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? सर ओमेगा न होगा, हाँ तो यही तो है। और फ्लक्स बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ओमेगा का वैल्यू आप सभी को पता होगा 4 पाई, कि नहीं पता है सर? पता तो है, ये भी नहीं पता होगा क्या होता है 4 पाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ओमेगा का वैल्यू पूछ चुका है हमसे। तो बताइए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बच गया क्या, फ्लक्स बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। सर आप बताएं थे अभी जो क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और पैदा किए क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, हाँ लेकिन अपन अगर उस क्लोज सरफेस जो बनाए थे, क्लोज सरफेस के अंदर में अगर एक से अधिक चार्ज रखते हैं, इफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज, उसका जो टोटल चार्ज होगा, एक से अधिक चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज एक से अधिक, यानी एक चार्ज अगर रहेगा, केवल क्यू चार्ज रहेगा, तो अपन ये बोल सकते हैं क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इफ द, इसको मान लीजिए कुछ एक समीकरण मान लीजिए, आप ऐसे नहीं करना है, समझाने के लिए बता रहा है, डायरेक्ट आपको अपन को यहाँ पे लिखना है फ्लक्स बराबर क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो समझाते हैं आप सभी को, ये तो पैदा हो गया नॉर्मल डिलीवरी, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और इससे भी अच्छा से अपन को अगर बिहार बोर्ड को समझाना हो, इतना ही तक लिखना है अपने लोग को। हाँ, इस समीकरण को, इसको मान लीजिए कुछ समीकरण आप मान लीजिए 2 नंबर समीकरण, इफ द इक्वेशन सेकेंड ज्वाइनिंग ए Q1 Q2 Q3 etc, अगर हम इस फ्लक्स में अगर एक से अधिक चार्ज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस समय जो मेरा फ्लक्स होगा क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपने लोग को बिहार बोर्ड को केवल इतना दिखाना है, इतना ही में 5 नंबर मिल जाएगा। आप सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, इससे और मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, आप सभी किस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हाँ, और शेयर करना ना भूलें। आज इसी के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नया टॉपिक के साथ।